प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्स वीवो जीन थेरेपी के बारे में। यहाँ पर मैं अगेन आपको एक छोटी सी चीज़ और पहले क्लियर कर देता हूँ कि तो व्हाट इज़ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होती है, जिसका कंट्रोल जीन्स के द्वारा होता है, मीन्स द जीन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, सच काइंड ऑफ डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर। मतलब ये हुआ कि वो जो बीमारियां जो कि जीन्स के कारण से होती है उन्हें हम आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे जीन्स के माध्यम से संचरित होती रहती है। और इन जीन का जो बीमारियां होती है, जीन से उत्पन्न वाली आनुवंशिक बीमारियां, उनको उपचार करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, या तो डिफेक्टिव जीन है उसको हटा करके नई फंक्शनल जीन को वहाँ पर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या अगर कोई जीन नहीं है तो न्यू जीन को वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट का जो वे है उसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी कहते हैं। नाम खुद बता रहा है, जीन थेरेपी। द थेरेपी मीन्स द ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट विच इज कैरिड आउट बाय द जीन्स, बाय द इंजर्शन ऑफ ए जीन और बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी। तो अभी जीन थेरेपी के दो मेथड होते हैं, एक होता है एक्स वीवो जीन थेरेपी और दूसरा होता है इन वीवो जीन थेरेपी। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे इन वीवो जीन थेरेपी को। मतलब जीन की डिलीवरी आपको प्राकृतिक माध्यम में करते हैं तो उसको इन वीवो जीन थेरेपी कहते हैं, और जब कल्चर मीडियम में जीन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी को हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, आपको डिटेल देखनी हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल है एक्स वीवो जीन थेरेपी। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इन वीवो जीन थेरेपी। जो जीन है उसको डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक्स प्योरली प्राकृतिक माध्यम में ये जीन की डिलीवरी की जाती है, यानी कि किसी भी पेशेंट के अंदर डायरेक्टली जीन को ही इंट्रोड्यूस कराना है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। और उसमें क्या होता है, एक्स वीवो कल्चर मीडियम लेबोरेटरी के अंदर जीन का ट्रांसफर किया जाता है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, पहले एक डिजीज को समझते हैं जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी डिटेल को हम देखते हैं, और उसी सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ की हेल्प से ही हम इस इन वीवो को डिटेल में हम समझेंगे। तो पहले टाइटल लिख देता हूँ मैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ का नाम। पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्या होता है ना। सिस्टिक जो फाइब्रो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। सिम्टम की बात करूं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में, कफ लेने में दिक्कत होती है। एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम, आप ये देखें, हमारे शरीर में बहुत सारी डक्ट होती है, नलिकाएं होती हैं। सरल भाषा में समझो, हमारे शरीर में बहुत सारी नलिकाएं होती है, डक्ट होती है। डक्ट जैसे ट्रेकिया श्वसन नलिका एक नलिका है, अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी नलिका, पैंक्रियास से निकलने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, लीवर गॉल ब्लैडर से आने वाली बाइल डक्ट हो गया यानी कि पित्त वाहिनी, अग्नाशयी वाहिनी पैंक्रियाटिक डक्ट, और हमारी ट्रेकिया यानी कि श्वसन नलिका। यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में नलिकाएं होती है, ट्यूबुलर शेप में होती है, उसको लसलसा बनाने के लिए, लुम्ब्रिकेशन के लिए म्यूकस का सीक्रेशन होता है। और जब अतिरिक्त मात्रा में म्यूकस बनने लग जाएगा तो ये ट्यूब्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएगी, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। सिंपल सी बात है ये। मैकेनिज्म मैं अभी आपको समझाऊंगा विद डायग्राम की हेल्प से। अभी आपको ये समझना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, श्वसन तंत्र में अगर ये बीमारी होती है तो कैसे इसका क्या रिजल्ट आता है। हम जानते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एयर सैक्स या एल्वेली बोलते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर असंख्य क्या होती हैं, वायु कुपिकाएं होती है, वायु कोष होते हैं, और वायु कोष में हवा किससे जाती है, एयर डक्ट से जाती है, और वो एयर डक्ट है ट्यूब की तरह है। एयर डक्ट क्या है, ट्यूब की तरह है, और वो ट्यूब के अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाए तो अंडरस्टूड बात है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस किस में हो रहा है, श्वसन तंत्र में हो रहा है। मैं भी थोड़ा एग्जांपल और रीजन के साथ समझाऊंगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये बीमारी एक आनुवंशिक रोग है, पहली बात वंशगत बीमारी है। हम ये कहते हैं कि डिजीज़ कैसी है, इनहेरिटेटेड या इनहेरिटेंस शो करती है, वंशगत बीमारी होती है
और इस जीन को कंट्रोल, इस बीमारी का कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो क्या होती है, रेसेसिव जीन होती है, अप्रभावी जीन होती है। ये हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। और हमें पता है कि जो अप्रभावी जीन होती है, रेसेसिव जीन है, वो होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अभी उस पर नहीं जाएंगे वरना जेनेटिक्स शुरू हो जाएगी। पहले मैं एक सिंपल सी 2 डक्ट बनाता हूँ और फिर हम देखते हैं कैसे काम होता है। हमने कहा कि इसकी जो जीन होती है वो कैसी है, रेसेसिव है। कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स बनाए रखें, पूरी क्लास के अंदर गारंटेड समझ में आएगा आपको। क्या होता है, एक जीन, यहाँ पे मैं एक जीन बनाता हूँ, यहाँ पे हमने कहा एक जीन है, ये वाली एक जीन है, इस जीन को कहते हैं CFTR जीन। एक जीन होती है उसका नाम है CFTR जीन। ये CFTR जीन क्या काम करती है, ये जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है CFTR प्रोटीन। कैसे होती है उसको मैं बना देता हूँ। CFTR प्रोटीन बनाती है, ये हो गई CFTR प्रोटीन। यहाँ पे इसकी डिटेल सब आएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पर हमने कहा क्या बना है, CFTR प्रोटीन बनती है। ओके, सिंपल सा मेथड। अगर CFTR जीन एक्टिव है तो CFTR प्रोटीन बनेगी, CFTR जीन इनएक्टिव है तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। फिलहाल आप इतना से कॉन्सेप्ट समझें किस डिजीज में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, कि जो नॉर्मल पीपल होता है उसमें एक जीन होती है CFTR, ये जीन होती है, और ये जो CFTR जीन है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगी, mRNA बनाएगी, फिर ट्रांसलेशन करेगी, तो CFTR प्रोटीन बनती है, तो हम कहते हैं नॉर्मल पर्सन है। और अगर ये जीन निष्क्रिय हो गई है तो CFTR प्रोटीन नहीं बनती है। बेसिक रीजन तो इतना सा है। अब इसमें ये कहाँ होती है, ये CFTR जीन है, कहाँ इफेक्ट डालती है, वो अभी हम देखते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। कोई मैं ट्यूब बना लेता हूँ, डक्ट, उससे आप आराम से समझ पाएंगे। ट्यूब बनाते हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे ट्यूब को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा डायग्राम को 3D फॉर्मेट में समझ सकें, तो उसी हिसाब से डायग्राम में बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे आप सभी बच्चों के लिए। ये मान लेते हैं ये कोई डक्ट है, ऐसी डक्ट है जैसे हमारे ट्रेकिया वगैरह होती है, इस तरीके से कोई डक्ट है। इसका डायग्राम बना देते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको अभी समझ पाएंगे कि आपको ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। ये ट्यूब है, अंदर एक कैविटी है, ये तो मैंने कट लगाया आपको समझाने के लिए। ये क्या है, एक ट्यूब है। इस तरीके से मान लेते हैं कोई डक्ट है। अब मैं इस डक्ट का निकाल देता हूं एक ट्रांसवर्स सेक्शन। आप सभी जानते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये जैसे मान लेते हैं कि ट्यूब है, इसको हमने ऐसे काट दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हमने काट दिया। देखते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं अगेन एक डायग्राम बना देता हूँ, आप कंफर्म समझ पाएंगे। मुझे पता है अभी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है। बस आप थोड़ा सा इस सिलेबस के सफ़र को साथ साथ में तय करते चलें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर एक डक्ट होती है और इस डक्ट के अंदर एक पतली लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। ये है स्मूथ मसल्स है, ये हो गई स्मूथ मसल्स। ये बना दिया हमने स्मूथ मसल्स को। साथ साथ में डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन जरूरत पड़ेगी। और इस स्मूथ मसल के अंदर एक और थिन लेयर है और उस थिन लेयर को कहते हैं एपिथीलियम। ये वाली लेयर है, ये है एक एपिथीलियम है। ज़्यादा डिटेलिंग मोड में नहीं जाऊँगा, इतना ही नाम लिखूँगा, पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आउटर लेयर है, ये तो हो गई इसकी आउटर लेयर है, ये हो गई अपनी आउटर लेयर। इस ट्यूब की आउटर लेयर है। ये इसके अंदर मैं कलर के हिसाब से मैच करूं ताकि नहीं कंफ्यूज हैं। ये येलो मैंने बनाया है, ये क्या है, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। ये हो गई स्मूथ मसल्स है। और इसके अंदर वाली लेयर किस चीज़ की है, वो है एपिथीलियम लेयर है। ये आ गई एपिथीलियम है, ये होगी एपिथीलियम। अब मैं यहाँ आपको समझाने के लिए इस एपिथीलियम को थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक तरीके से बड़ा समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइमरी एम है वो है आप लोगों को टॉपिक समझाना, ठीक है ना।
यहाँ पे मैं अलग से और बना देता हूँ। किसको बना रहा हूँ? एपिथीलियम को। एपिथीलियम कौन सी है? इस ट्यूब का सबसे इनर पार्ट, ये है एपिथीलियम। इसको बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में। किस तरीके से दिखाई देगा? देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, और आप फिर आराम से समझेंगे। इसके अंदर मुझे एक प्रोटीन भी बनानी है। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया लिपिड की, मैं बाइलेयर बना देता हूँ। थोड़ा पैसेज रखेंगे, टाइम ज़रूर लगेगा टॉपिक में, लेकिन मेरा बेसिक एम ये है कि आप एग्ज़ाम में डायग्रामेटिकल जब प्रेजेंट करें तो डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है उसको साथ साथ में समझेंगे, तभी इसका कंप्लीट आपको बेनिफिट मिलेगा। जल्दबाजी से सिलेबस करने से फ़ायदा नहीं है। ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? इस एपिथीलियम को मैंने बनाया है, और एपिथीलियम में ये वाली जो बीच में है इसको क्या बोल रहे हैं? ये वही है जो प्रोटीन मैं ऊपर बात कर रहा था। ये है CFTR प्रोटीन है, CFTR प्रोटीन है। और ये वाली क्या है? लिपिड बाई लेयर है। ये हो गई लिपिड बाई लेयर हो गई। और ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है अभी आपको मैं बता चुका हूँ। ये क्या है? एपिथीलियम है, एपिथीलियम लेयर। नॉर्मल बातें कर रहे हैं, सारी नॉर्मल, अभी बीमारी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसको डायग्राम को और मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? ये है एक जीन, यहाँ पर CFTR जीन, ठीक है ना। CFTR जीन है, और ये जीन अभी कैसी है? एक्टिव है। मैं सब आपको वो बता रहा हूँ जो सब कुछ नॉर्मल है, अभी बीमारी नहीं आई है। यानी मैं ये कह दूँ इसको लेबलिंग के लिए, ये है कंडीशन ए, ये वाली क्या है? कंडीशन ए है। यानी कि कंडीशन ए का मतलब अभी बीमारी नहीं है, नॉर्मल बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मल। क्या कहा? नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में हमने कहा किसी पर्सन में एक जीन होती है, CFTR जीन है, जो एक्टिव है और फंक्शनल है, नो प्रॉब्लम। हमने कहा ये एक ट्यूब है बॉडी की, कोई भी डक्ट है, इसके नीचे नाम लिख देता हूं मैं, डक्ट। ये एक है डक्ट। इस डक्ट का हमने लिया ट्रांसफर सेक्शन, TS बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, TS ऑफ डक्ट। वो कोई भी डक्ट हो सकती है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस डक्ट के अंदर क्या है? सबसे बाहर की और एक आउटर लेयर है, अंदर स्मूथ लेयर है, पतली है, बहुत मोटी नहीं है। और अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एपिथीलियम। ओके, अब ये जो एपिथीलियम की लेयर होती है ये म्यूकस को सीक्रेट करती है। मैंने डायग्राम बनाया नहीं अभी तक, तो म्यूकस को तो ये यहाँ पे क्या करता है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है, ये अंदर की ओर म्यूकस, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस को सीक्रेट करती है। और म्यूकस क्या काम करता है? लुम्ब्रिकेशन का काम करता है। लुम्ब्रिकेशन, चिकनाहट देने का कार्य करता है, लुम्ब्रिकेशन का काम करता है म्यूकस। नॉर्मल म्यूकस निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकलेगा। ओके, अब क्या हुआ कि ये म्यूकस है, ये म्यूकस काफ़ी पतला होता है, स्लिपरी होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन दिस डायग्राम। हमने कहा ये जो म्यूकस है ये कैसा है? थिन है, पतला है, स्लिपरी है, स्लिपरी है, लसलसा। ये म्यूकस कैसा है? स्लिपरी है और लसलसा है, बढ़िया स्मूथिंग, ग्रीसिंग का काम करता है, ऑयलिंग का काम। ये पूरी की पूरी ट्यूब अंदर से चिकनाट के साथ में नॉर्मल सब कुछ फंक्शन चल रहा है। अब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो म्यूकस है नॉर्मल क्यों है, थिन क्यों है, स्लिपरी क्यों है, इसको बैलेंस कौन करता है? एपिथीलियम के अंदर ये जो CFTR प्रोटीन है वो क्या करती है? अंदर से बाहर की ओर, बाहर का मतलब ये जो इसकी ल्यूमेन बनी हुई है, ल्यूमेन यानी कि कैविटी, किसी भी ट्यूब की जो हम कह सकते हैं अंदर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ये ल्यूमेन बोलते हैं इसको, अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा ना, जब मैं कहूँ अंदर से बाहर की ओर, यानी कि एपिथीलियम के अंदर से बाहर की ओर, बाहर का मतलब ल्यूमेन की बात कर रहा हूँ।
तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा नाम चेंज कर लेता हूँ इस नाम को, क्योंकि मुझे कुछ ड्रॉ करना है और हम चाहते हैं कि सब कुछ इसी डायग्राम में ही आ जाए। वैसे मैंने लिख दिया एपिथेलियम में, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पे होते हैं क्लोराइड आयंस। ये क्या है, क्लोराइड आयंस है, ये है क्लोराइड आयंस, ये क्लोराइड आयंस है। अब क्लोराइड आयंस आपको पता है Cl- को बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं Cl- है, क्लोराइड आयंस है। ठीक है, ये क्लोराइड आयंस इस CFTR के बीच में जो रास्ता बना हुआ है ना, ये चैनल, इससे बाहर की तरफ निकलते हैं, क्लोराइड आयंस बाहर की तरफ निकलते हैं। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोराइड आयंस कम्स आउट, ठीक है, कम्स आउट वेयर, कम्स आउट और कहाँ पे, इनटू द ल्यूमेन, इनटू द ल्यूमेन। ये अंदर से बाहर की ओर क्लोराइड आयंस बाहर निकलते रहते हैं, और ये क्लोराइड आयंस म्यूकस में पानी का बैलेंस करते हैं, वाटर बैलेंस। यहां पर लिख देते हैं वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस कहां पे, इनटू म्यूकस, म्यूकस कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय क्लोराइड, क्लोराइड आयंस। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है। 2 पॉइंट आ गए यहाँ पर बात। क्या कहा कि ये जो CFTR प्रोटीन होती है, इसमें से बीच में रास्ता बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, इस चैनल में से क्लोराइड आयंस कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स इनटू द ल्यूमेन। ये क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस यहाँ बाहर आने के बाद में वाटर का बैलेंस करते हैं इनटू द म्यूकस, म्यूकस में वाटर का बैलेंस करेंगे। छोटा सा कंफ्यूजन डालते हैं, क्लोराइड आयन बांध जाएंगे तो म्यूकस में पानी बढ़ेगा और म्यूकस हो जाएगा थिन, पतला। अगर क्लोराइड बाहर नहीं जाएंगे, अगर क्लोराइड बाहर नहीं जाएंगे तो म्यूकस में पानी हो जाएगा कम, म्यूकस में पानी कम हो जाएगा तो म्यूकस हो जाएगी थिक, हार्ड, और वो क्या करेगी, फिर ट्यूब है उसको जाम कर देगी, ब्लॉक कर देगी, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। यही तो बीमारी है। ये तो मैं नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, बीमारी की बात। ये मैंने यहाँ पे ए कंडीशन डाली थी, कौन सी, नॉर्मल। अब मैं बात कर रहा हूं पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है। जो पेशेंट है, रोगी के अंदर क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अगेन सारे डायग्राम वही बना रहा हूं जो ऊपर है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। ऊपर मैंने डायग्राम बनाया था, CFTR जीन इज एक्टिव, यहाँ पर लिखूंगा इनएक्टिव। CFTR ये जो जीन है ये क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है जीन। ये निष्क्रिय जीन है तो CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगी। तो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने में कभी कंजूसाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही विदाउट डायग्राम आप कुछ ना तो समझ पाएंगे और ना ही समझा पाएंगे। ऑलरेडी मैं फोटोज़ क्यों नहीं डाल रहा हूँ, अगर मैं आपको किसी भी टेक्निकल चीज़ों की हेल्प से अगर आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि आप एग्ज़ाम में उसको देख के ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाता है फिर सेंसलेस काम। और यहाँ पे टीचिंग का जो बेसिक एम है वो आपको समझाना है, ना कि दिखाना। तो जब ड्रॉ करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं डायग्राम कैसे बनता है कैसे नहीं। और वही अगर मैं आपको कोई टेक्निकल तरीक़ों से यहाँ पर फ़ोटोज़ दिखा देता तो क्या होता, आप एग्ज़ाम में फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि जब पेशेंट में CFTR जीन हो गई निष्क्रिय, इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव होने से क्या हुआ, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा होने लग गया। म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा, जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इसका रास्ता। समझ आई बात। यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये जीन निष्क्रिय हो जाएगी तो म्यूकस क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थिक म्यूकस हो गई। ये देखिए अंदर पूरा भर गया है, थिक म्यूकस हो गया है। इसने क्या कर दिया है, इस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक हो गया। इसमें जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने वाला था रुक गया। अब अगर हम ऐसी कंडीशन में हमने देखा
डायग्नोसिस किया कि ये सारा मामला ब्लॉक क्यों हुआ, तो हमने कहा कि एक काम करो, इसका पहले ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं। इस ट्रांसफर सेक्शन से पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई। तो हमने क्या देखा, देखिए दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो तो नॉर्मल की नॉर्मल है, लेकिन स्मूथ जो मसल्स हैं उसमें आ गई सूजन, इन्फ्लेमेशन हो गया। ये जो स्मूथ मसल्स है इसमें क्या हो गया है, इसमें हो गया इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन से आप देखेंगे इस ट्यूब के अंदर का जो स्पेस है वो डिक्रीज हो गया। ये पहले ल्यूमन इतनी बड़ी थी, अब ल्यूमन हो गई छोटी हो गई है, अभी तो और छोटी होने वाली है। आप देखो अब इसके अंदर क्या था, एपिथेलियम, ये एपिथेलियम तो है ही, और अब इस एपिथेलियम ने क्या किया, भरपूर तरीके से म्यूकस को छोड़ दिया। यहाँ पे म्यूकस, पूरा म्यूकस ऐसे भरने लग गया एकदम। अब आप समझदार हो कि जब कोई ट्यूब है इस तरीके से भर जाएगी तो दिक्कत क्या आने वाली है ना। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, आपको महसूस भी करेंगे बीमारी में हो क्या रहा है। हमने कहा अभी अगेन वही नाम है, ये कौन सी लेयर है, ये तो है आउटर लेयर है। और हमने कहा यहाँ पर लिखा मैंने डायग्राम में स्मूथ मसल्स, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इन्फ्लेमेशन, यहाँ हम लिखेंगे इन्फ्लेमेशन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। आप लिखने राइटिंग, हैंड राइटिंग को भी बढ़िया करें, एग्जाम में हैंड राइटिंग सही होगी तो कम समय में आप स्पीडली लिख पाएंगे और अच्छा भी दिखाई देगा। इन्फ्लेमेशन इन द स्मूथ मसल्स, मसल्स में सूजन आ गई, मोटी हो गई ये लेयर। और साथ में क्या हुआ, एपिथेलियम तो है ही, इसका नाम भी लिख देते हैं, बकाया कुछ भी नहीं रहना चाहिए टॉपिक को समझते समय। ये हो गया एपिथेलियम, और इसके अंदर ये भर गया म्यूकस, म्यूकस भर गया। ये म्यूकस कैसा है, ये थिक है, पानी इसमें कम है और ज़्यादा म्यूकस बन रहा है और पानी कम है, थिकनेस हो गई। ऐसा क्यों हुआ, आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई थी, ये थिक क्यों हो गया म्यूकस। ये आप अगेन डायग्राम में देखेंगे तो सब क्लियर होगा। ये अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप देखना इसमें प्रॉब्लम मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम भी तो बनाएंगे तभी तो रोग समझ में आएगा, बिना प्रॉब्लम के तो रोग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्पीडली डायग्राम को बनाते चले और आप भी बार बार प्रैक्टिस करें केवल, ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम कम लगे, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई, ये जो CFTR प्रोटीन के बीच में रास्ता था ना, ट्यूब जिससे क्लोराइड बाहर निकल रहे थे, अब नहीं निकल रहा है, CFTR एबनॉर्मल हो गई, दोनों चैनल चिपक गए, रास्ता हो गया ब्लॉक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब क्या है, ये एबनॉर्मल CFTR है, नॉर्मल नहीं बनी, एबनॉर्मल CFTR प्रोटीन है, ये हो गई एबनॉर्मल है CFTR प्रोटीन। और CFTR के एबनॉर्मल होने से क्या हुआ, हुआ ये कि इसका जो रास्ता है ना, ये रास्ता ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक रास्ता हो गया, इसका ब्लॉक हो गया। अब रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो आपको पता है यहाँ पर अंदर क्या पड़े हुए थे, नॉर्मल पीपल में क्लोराइड। अब ये बेचारे क्लोराइड यहाँ निकल ही नहीं पाएंगे, यहीं पर फंस जाएंगे, ये क्लोराइड बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा, बाहर की तरफ वाटर का बैलेंस बिगड़ गया, ये वाटर का बैलेंस बिगड़ गया और म्यूकस हो गई थिक, एकदम थिक म्यूकस बन गई है बाहर की तरफ, ये हो गई थिक म्यूकस है। ज़्यादा तो बन ही रही है और पानी कम है तो बन गई थिक, थिक म्यूकस बन गई। ये सारे काम यहाँ हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये म्यूकस यहाँ पर थिक हो गई है। अगर मैं कहूँ ना ये डायग्राम वास्तव में क्या है, तो हम यहाँ से इतने से पार्ट का डायग्राम ही तो बने हैं, यहाँ पे म्यूकस थिक हो गई। अब आप सोचो, मैं तो एक जनरल सी बात कहूँ, सर्दी का मौसम होता है और जब जुकाम हो जाता है, सर्दी का मौसम हो और जुकाम हो जाए और आपका नाक बंद हो जाए तो सांस लेने दिक्कत आती है, खींचते हैं ऐसे तो भी सांस आराम से नहीं आती है। अब आप इमेजिन करो कि लंग्स के अंदर ट्रेकिया का पूरा जाल है, ट्यूब्स का जाल है, उस सारी ट्यूब्स में अगर ऐसे जाम हो गया तो क्या होगा, पेशेंट मर जाएगा, दम घुटने लग जाएगा, पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। और है क्या इस बीमारी में, कुछ भी नहीं है,
इन दोनों डायग्राम को देखें, सारी कहानी क्लियर हो रही है। हमने कहा CFTR जीन अगर नॉर्मल है तब तो क्या हुआ, CFTR प्रोटीन बन गई थी और नॉर्मल है। सीधा फर्स्ट और लास्ट में लो, CFTR जीन एक्टिव है तो CFTR प्रोटीन नॉर्मल है, रास्ता खुला है, क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे, क्लोराइड बाहर निकलेंगे तो म्यूकस होगी, कैसी रहेगी, म्यूकस रहेगी थिन और स्लिपरी, और नॉर्मल ट्यूब रहेगी, बीच में से स्पेस बना रहेगा, हवा का आवागमन आसानी से रहेगा। CFTR जीन है वो इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव है तो क्या हुआ, CFTR बन गया, प्रोटीन एबनॉर्मल बना, रास्ता ब्लॉक हो गया, क्लोराइड बाहर आएगा नहीं, क्लोराइड जब बाहर नहीं आएगा तो म्यूकस हो गई, थिक हो गई, म्यूकस थिक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, और साथ में स्मूथ मसल में सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, अंदर की कैविटी छोटी होगी, अंदर की कैविटी क्या हो गई है, छोटी, यहाँ इतनी बड़ी, यहाँ इतनी छोटी हो गई है, तो क्या होगा, सांस आने में दिक्कत आने लग जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ प्रॉब्लम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो वहाँ वो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर पेंक्रियास है, अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियास के ट्यूब में ऐसा हो गया तो पेंक्रेटिक जूस पूरे बाहर नहीं आएंगे, बाइल डक्ट के अंदर हो गया तो बाइल जूस पूरे नहीं आएंगे, यानी कि जिस भी ट्यूब में इसका इफेक्ट आएगा उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, और कुछ इस बीमारी के अंदर है ही नहीं। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी गई है। अब ये कहते हैं अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, मैं तो यहाँ एग्जांपल आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही दे रहा हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिम्टम क्या क्या आएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया बात कि अगर ये सारी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको खुद को पता है पहला काम तो क्या होगा, कफ शुरू हो जाएंगे, खांसी आएगी, कफ आएंगे, म्यूकस बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। और अब आप सोचो जो नाक जाम होता है आपका, तो रात को नींद नहीं ले पाते हैं, सांस आती नहीं है। अब किसी का नाक बंद है, आप उसको कहते हैं ग्राउंड में दौड़ लो, तो दौड़ नहीं पाएगा। और यहाँ तो क्या हो रहा है, पूरा लंग्स चौक हो रहे हैं, फेफड़े अवरुद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। तो हम लिख देते हैं एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, वो सहन ही नहीं कर पाएगा कि उसको एक्सरसाइज करें। और योगासन करा दिए कपाल भारती तो मतलब ही नहीं बनेगा, फेफड़ा पूरा चौक हो रखा है। इसी तरीके से हम करें, फिर क्या होगा, जब सारे मामले होंगे तो क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन बार बार होंगे, लंग्स से रिलेटेड बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम लिख दें रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन, इसकी संभावना बढ़ जाती है। रिपीटेड क्या हुए, लंग्स इन्फेक्शन, नीचे लिख देते हैं रिपीटेड लंग्स के इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। और नाक तो जाम हो गई, नेजल पैसेज है उसमें सूजन आ जाएगी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसमें, इन नेजल पैसेज, हिंदी में कहते हैं नासिका गुहिका, ठीक है ना, अवरोध हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई अपने किसके बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। पहला मैंने बताया व्हाट इज द मीन ऑफ द इन विवो जीन थेरेपी, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ए फंक्शनल जीन इनटू द पेशेंट। फिर मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, म्यूकस कितना बनता है। और फिर जो पेशेंट बन गया, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम है तो इसके समाधान को भी समझेंगे। अभी जो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आगे हम शुरू करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जीन थेरेपी कैसे करेंगे। अभी तो बीमारी को मैंने एक्सप्लेन किया है, जीन थेरेपी अभी को समझते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले। अब हम समझते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, टाइटल डाल देते हैं अपने ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहा है। कौन सी जीन थेरेपी है, इन विवो जीन थेरेपी है। देखिए जब किसी भी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जब किसी भी बीमारी को जो कि जेनेटिकल डिजीज है उसका जो जीन्स की वजह से होती है उसमें डिफेक्टिव जीन को हटाना है तो हमें वहाँ पर एक फंक्शनल जीन को लगाना ज़रूरी होता है। तो हम प्रीवियसली लेबोरेटरी में क्या कर रखते हैं, जैसे मान लेते हैं हीमोफीलिया की जीन है,
या हीमोफिलिया के लिए हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें, मैंने कहा कि जब नॉर्मल जीन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की तो वो नॉर्मल CFTR बनाती है। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो पीपल है उससे CFTR जीन को बाहर निकाल लेते हैं, उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करके रख लेते हैं, ताकि हमें जब कभी भी ज़रूरत हो तो उस बैक्टीरिया में से उस जीन को हम निकाल सकें। तो हम यहीं से डायरेक्टली शुरू करते हैं बैक्टीरिया से। कैसे, हमने कहा कि पहले से हमने क्या कर रखा है, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या लिया है, एक ऐसा बैक्टीरियम लिया है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले से प्रिपेयर कर रखा है। और इस बैक्टीरिया में क्या है, इस बैक्टीरिया में ये है इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये क्या है, IFTR जीन है, IFTR क्लोन्ड जीन है, ये क्लोन्ड जीन है। इसको हमने पहले से ही बना के तैयार किया हुआ था, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय द कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो आपको इस सभी की डिटेल है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है, DNA कटिंग कैसे करते हैं, जॉइनिंग कैसे करते हैं और उसकी कॉपी कैसे बनाते हैं, PCR से कैसे बनाते हैं, cDNA क्या होता है, वो सब हम पहले से ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है, IFTR जीन की क्लोन्ड कॉपी हमने पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराएंगे किसके साथ में, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे हम वायरस के साथ में। वायरस मान लेते हैं कि एडिनो वायरस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं एडिनो वायरस का, ये है एडिनो वायरस है, ये एडिनो वायरस के साथ में इसको इन्फेक्शन कराएंगे, मतलब आपस में दोनों को रिएक्ट कराएंगे। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है IFTR की जो फंक्शनल जीन है वो किस में चली जाएगी, इस वायरस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और एरो का निशान बना देते हैं, एंड नाउ हम कह सकते हैं कि दिस एडिनो वायरस इज चार्ज्ड विद द फंक्शनल जीन ऑफ CFTR। तो यहाँ पे एक आ गई है जीन, आ गई है फंक्शनल जीन, किसकी है, हम लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शनल जीन किसके लिए है, फंक्शनल जीन डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर CFTR। ये CFTR के लिए इस जीन आ गई इस एडिनो वायरस में। अब इस एडिनो वायरस को डायरेक्टली इंसर्ट कराना है किसमें, पेशेंट के अंदर, पेशेंट में डायरेक्टली इनहेल करा देंगे तो वायरस चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स की सेल्स में चला जाएगा जहाँ पर इन्फेक्शन है। तो हम क्या करें, यहाँ पर मैं एक छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देता हूँ, चलो आगे बना देते हैं, ये चल ही रहा है यहाँ पे, तो अपने पास में काफ़ी जगह है। तो सिंप्लीफाइड बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमने बना दिया नाक बना दिया, ये माउथ बना दिया, ये हमने चिक बना दी है, चिन हो गई। और उसके बाद में एक सिंप्लीफाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक बना देते हैं, चौक ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है ये क्या है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के ऊपर क्या होता है, नेजल पैसेज होता है। इस तरीके से ये आप एक सिंप्लीफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं बना देता हूँ। एग्ज़ाम में भी आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये है लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। ये हो गए लंग्स आ गए हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं, आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने लंग्स बना दिया, ठीक है। और आपको पता है आगे इसमें ट्रेकिया होती है, ब्रोंकस होता है, मैं उसकी एनाटॉमी में नहीं जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायरस को एंट्री करा देंगे। यहाँ पे ऐसा वायरस है जिसके अंदर IFTR है, यानी कि हम ये कह दो ये क्या है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस है, किसके साथ में है, विद CFTR के साथ में। ये क्या करेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ से इनहेल करा दो, तो ये वायरस है, यहाँ से एंट्री करेगा, आगे बढ़ता रहेगा और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स की सेल्स में, ठीक है ना। ये कहाँ पहुँच गया है, ये जो लंग्स है इनकी जो सेल है इसमें क्या हो जाएंगे, ये एंट्री कर जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द जीन्स इनटू द पेशेंट। हुआ क्या, कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई है कि ये बना देते हैं, मैंने कहा लंग्स की ये जो सेल है यहाँ पे, ये लंग की सेल हो गई। इस तरीके से ये इसमें क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस है। आप जानते हो हर एक सेल में होता ही है न्यूक्लियस, तो
ये हो गया लंग सेल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये लंग सेल का क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पे। और ये जो एडिनोवायरस ने क्या किया है, जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे एडिनोवायरस ने जीन CFTR जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। तो CFTR जीन कौन सी है, ये वाली, ये है फंक्शनल है। अब फंक्शनल जीन को जब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये क्या करेगी, एक नॉर्मल CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देगी। CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, जो कि हो गया कंप्लीट। तो कहने की बात है प्रोसीजर क्या लिया हमने कहा कि ऑलरेडी बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने क्लोन्ड CFTR बनाया गया है इज इन्फेक्टेड विद द एडिनोवायरस, एंड दिस एडिनोवायरस कहते हैं रिक्वायर एक्सेप्ट ए कॉपी of the functional CFTR gene from the bacteria, and when this adenovirus is infected or inhalated by the patient, this adenovirus कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स की सेल में, और लंग्स की सेल के अंदर CFTR जीन की डिलीवरी कर देता है। अब ये जो सेल है नॉर्मल CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस करना प्रारंभ कर देगी, और उससे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बीमारी ओवर। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो जीन थेरेपी है इसको हम करते हैं तो उसको हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। एडवांटेजेस की मैं बात कर लेता हूँ। एडवांटेज हम बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस जो अब आप जीन थेरेपी को अपनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा तो नंबर एक तो आपको पता ही है क्या है, हम इससे कर सकते हैं टू क्योर हेरेडिटरी डिजीज़, जो आनुवंशिक रोग हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा में हम क्या कर सकते हैं, टू क्योर हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, हार्ट के अंदर कोई डिजीज़ हो तो उसको भी आप जीन थेरेपी के हेल्प से हटा सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके अलावा आप मान लेते हैं कि जैसे कैंसर डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जा सकता है, और कुछ हद तक है एड्स है इसके बारे में इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये इनके फ़ायदे हैं। उसके अलावा में हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसको भी उपचार किया जा सकता है, कैन बी क्योर्ड। अगर इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कह देंगे एल्बिनिज्म है डिजीज़, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मैं तो कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। एलकेप्टोन्यूरिया लाइक द इनबॉर्न एरर ऑफ डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जब एडवांटेज है तो हो सकता है हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। डिसएडवांटेज तो क्या है, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट होते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला तो क्या है, हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जीन की डिलीवरी किस में कर रहे हैं, सोमेटिक सेल्स में कर रहे हैं, कई कोशिकाओं में। फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया था जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी में एक बार प्रॉब्लम को क्लियर किया तो जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सोमेटिक जो जीन थेरेपी होती है उसमें पर्टिकुलर पेशेंट ही केवल ट्रीट होता है। तो उसकी डिटेल हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर है जो कि इंट्रोडक्शन की है जीन थेरेपी, जरूर देखें आप उसको, ठीक है। दूसरा, एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये क्या कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। इट कैन ट्रिगर किसको, इम्यून सिस्टम को। अगर इसने इम्यून सिस्टम को गलत तरीके से ट्रिगर कर दिया तो ऑटो इम्यून डिजीज है वो पैदा हो जाएगी। ये संभावना रहती है, ऐसा नहीं हो जाएगी, संभावना रहती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, मे बी नॉट श्योर, वायरस है, मे बी क्रिएट हम यहाँ लिख दें, मे क्रिएट टॉक्सिसिटी। क्योंकि वायरस के थ्रू आप इसको कर रहे हैं तो कई बार ऐसी संभावना भी मिलती है,
चाहे कम परसेंटेज में कहें कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, डिजीज से रिलेटेड है। तो जीन थेरेपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास टोटल 3 वीडियो जीन थेरेपी से रिलेटेड। फर्स्ट जो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन थेरेपी, देन द टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, देन द अप्रोचेज ऑफ जीन थेरेपी, ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड है एक्स वीवो जीन थेरेपी, और थर्ड ये वाली जो वीडियो ये इन वीवो जीन थेरेपी है। तीनों को जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको गारंटेड ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखिएगा इसको। और रही बात इसका स्टडी मटेरियल है, वो मैं जैसे ये चैप्टर पूरा होगा आपको पीडीएफ का एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आरएनए इंटरफेरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बेस्ट।